आपको एसएसटी में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर शेयर करना, और हमारी इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग होता है वो हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन्स में होता है, और वो ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है डेमोक्रेसी की प्रॉपर फंक्शनिंग में करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसमें हमें 2 देशों के बारे में बताया गया कि वहाँ पर पावर शेयरिंग किस प्रकार से होती थी। तो पहला है हमारा इसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका। अच्छा, इस चैप्टर को हम जो है 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप जानिए बेल्जियम। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम जो है वो एक यूरोप की छोटी कंट्री है जो हरियाणा के स्टेट से भी छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर्स, और जो इसके बॉर्डर है वो शेयर करते हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, और जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी थोड़ी है। अबाउट आप मान लीजिए हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो छोटी सी कंट्री है इसका जो कंपोजिशन है ये इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें देखिए हम इथेनिक का मतलब समझ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप इथेनिक से? तो इथेनिक इज ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम इथेनिक ग्रुप believe in their common descent because of similarity of physical type of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. तो इसका मतलब है कि जो ये सोशल डिवीज़न है ये केवल अपने कल्चर को शेयर करते उस पर बेस है, और इसमें जो लोग पीपुल बिलोंग करते हैं सेम इथेनिक ग्रुप से वो लोग एक कॉमन डिसेंट को शेयर करते हैं क्योंकि उनके कल्चर में जो है सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं। तो इस तरीके से जो इस छोटी सी कंट्री जो बेल्जियम कंट्री है इसका जो इथेनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और इसका जो टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो था वो फ्लेमिश रीजन में रहता था और वो डच लैंग्वेज बोलता था। अनदर 40% पीपुल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, और जो अनदर 40% पीपुल थे वो वेलोनिया रीजन के थे और वो फ्रेंच जो है स्पीक करते थे। अब इसमें बचा रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस, वो जर्मन स्पीक करते थे। तो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। तो जो इसकी मतलब कि बेल्जियम की कैपिटल जो थी वो ब्रुसेल थी, तो इसमें 80% पीपुल जो थे वो फ्रेंच स्पीक करते थे और जबकि जो 20% पीपुल थे वो डच स्पीक करते थे। तो इस तरीके से ये अब आपको बताते हैं कि इसकी जो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो माइनॉरिटी थी वो रिच और पावरफुल थी। तो दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कंपनी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो इससे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है उसका जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा अधिक हुआ। तो दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। तो इस तरीके से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में 1950 और 1960 के दौरान जो है टेंशन जो है क्रिएट होने लगी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ये टेंशन दोनों कम्युनिटी के बीच में ब्रुसेल्स में और ज़्यादा एक्यूट हो गई। तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। तो ब्रुसेल के पास एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट हुई कि जो डच स्पीकिंग पीपुल हैं उनको मतलब कि उनको कंट्री की मेजॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाए, लेकिन कैपिटल में वो कम थे, जो राजधानी थी वहाँ पर उनकी माइनॉरिटी थी। तो लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। तो ये तो आपकी बेल्जियम कंट्री का हुआ। अब हम इसका अभी दूसरी कंट्री के साथ इस सिचुएशन को हम कंपेयर करें तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन था जस्ट आप फ्यू किलोमीटर्स ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु।
जो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से फ्यू किलोमीटर था, और इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल, और लगभग इसमें 2 करोड़ पीपुल थे। आप इसको मान लीजिए अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो जो साउथ एशिया रीजन की दूसरे रीजन की तरह श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी वो भी डाइवर्स थी। तो जो मेजर सोशल जो इसका ग्रुप था वो 2 भागों में विभाजित था। तो यानी कि तमिल्स इसमें एक तो इनके सिन्हाला थे, सिन्हाला स्पीकर 74% थे, एंड तमिल स्पीकर जो थे वो 18% थे। एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और जो तमिल स्पीकर्स थे वो उनके भी 2 सब ग्रुप्स थे। एक था तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एंड इट्स परसेंट इज 13%। जो तमिल हमारे थे वो श्रीलंकन हमारे तमिल थे, वो 13% थे। जो बाकी बचे हुए थे, द रेस्ट हुज forefathers केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग colonial पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और जो बाकी बचे तो उनके forefathers जो है वो इंडिया से आए थे। जब प्लांटेशन वर्कर्स जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब प्लांटेशन वर्कर के साथ जो किया तो ये छोड़कर आए थे, तो इनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो एज यू सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से जो श्रीलंकन तमिल हैं वो कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में जो है कंसनट्रेटेड थे, और मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला पीपुल्स थे वो बुद्धिस्ट थे, जबकि तमिल जो थे ज़्यादातर वो हिंदू थे और मुस्लिम थे। अब देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। इस तरीके से जो है क्रिश्चियन जो थे वो 7% थे, जिनमें वो दोनों थे, तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो आप ये इमेजिन करिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ होगा। इन बेल्जियम Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी उसको मतलब मेजोरिटी उसकी थी, तो उसको एडवांटेज मिला, और वो जो है फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर अपना आधिपत्य रख सकती थी। तो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन कम्युनिटीज़ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। तो दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे जो है ये कंट्री जो थी वो बहुत बड़े पार्टीशन की तरफ जाने लगी। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों साइड से ब्रुसेल्स को ऊपर कंट्रोल करने का दावा किया गया। इन श्रीलंका में कंडीशन देखिए, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसने एंजॉयड किया एक बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक। अब देखिए कि श्रीलंका की जो मेजॉरिटी थी उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, मेजोरिटेरियनिज्म इज ए कॉन्सेप्ट विच सिग्निफाइज ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट्स। भाई मेजॉरिटी तो एक कॉन्सेप्ट है जो ये सिग्निफाई करता है कि ये एक ऐसा विश्वास है कि जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो जो है उन जैसा चाहती है वो एक कंट्री पर रूल करना चाहिए उसको, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। चाहे माइनॉरिटी की नीड्स या विशेष को उनकी इच्छा ना हो, इसके बावजूद भी जिसकी मेजॉरिटी होती है वो जो है कंट्री पर रूल कर सकती है। तो अब हम इसमें जानेंगे श्रीलंका की मेजॉरिटी के बारे में। तो देखिए, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर थे वो जो है अपनी मेजॉरिटी के बल पर जो है गवर्नमेंट पर अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट तो इलेक्टेड हुई और उसने जो है एक सीरीज़ बनाई मेडिटेरेनियन मेजर्स की, जिससे जो सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टेबलाइज करती है। तो इन 1946 में एक एक्ट पास हुआ, इन 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसको में सिन्हाला रिकॉग्नाइज किए जा रहे थे एज सिन्हाला को केवल एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, और तमिल थे उनको इसमें डिसरिगार्डिंग कर दिया गया। तो गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब।
इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया जिसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया गया यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जो हमारे तमिल थे उनको जो है इसमें क्या कहते हैं इग्नोर करने की कोशिश की गई। तो ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ये बताया गया कि स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, स्टिपुलेट का इसमें हम मतलब समझते क्या होता है। स्टिपुलेट का मतलब है टू मेक एन एक्सप्रेस डिमांड और अरेंजमेंट एज ए कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। फिर देखिए आगे, ऑल दीज गवर्नमेंट्स मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट थी ये एक के बाद दूसरी मेजर्स जो है ये लाने लगी। ग्रेजुअली क्या हुआ, जो एलिनेशन की फीलिंग जो है वो श्रीलंकन तमिल के बीच में बढ़ गई। तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी जो बुद्धिस्ट सिन्हाला के द्वारा लेड की जा रही है तो ये जो है उनकी लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं थे। तो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो इस तरीके से उन्होंने ये महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी में उनके जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया गया, उनको जॉब देने में उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना भरी गई एंड अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या कहते हैं और उनके इंटरेस्ट को इसमें इग्नोर किया गया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो इससे जो दोनों के जो टर्म्स थे सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के वो टाइम के साथ जो है वो खिंचने लगे, आपस में स्ट्रेंड होने लगी, मतलब उसमें एक दबाव एक प्रेशर आने लगा। तो द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज लॉन्च की और उन्होंने तमिल को एक मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज की पहचान दिलाने के लिए स्ट्रगल किया उसमें, और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने जो है अपने मतलब कि उनको एक धार्मिक ऑटोनॉमी मिले और उनको और एजुकेशन में और जॉब में जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी सिक्योर की जाए, उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने जो है पार्टी लॉन्च की ताकि जो है तमिल को भी एक पहचान मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल, लेकिन जो वॉज रिपीटली डिनाइड, लेकिन जो उनकी ये डिमांड थी ऑटोनॉमी पावर की, उनकी मतलब उनको प्रोविंसेस मिले, उनकी प्रोविंसी पॉपुलेटेड हो तमिल के द्वारा, उसको जो है बराबर जो है मना कर दिया गया। बाय 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुए जिसमें डिमांड की गई एक तमिल स्टेट की, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या हुआ कि ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्टर्बेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक वार का, एक कॉन्फ्लिक्ट का उसने रूप ले लिया। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, और जल्द ही ये एक सिविल वॉर में चेंज हो गया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब आप जानते हैं कि जब सिविल वॉर होती है तो उसमें नुकसान ही होता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, इसमें हजारों की संख्या में लोग दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज, और बहुत सारी जो फैमिलियाँ थीं उनको शरणार्थी के रूप में जो है कंट्री को छोड़ने के लिए फोर्स होना पड़ा। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, और बहुत सारे लोगों ने अपने जीविका को खो दिया। तो यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक अबाउट श्रीलंकन्स एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। बट जो ये सिविल वॉर था इससे जो है उनको बहुत ही भयानक उनका एक सेटबैक हो गया, जो उनको सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक लाइफ जो उस कंट्री की थी वो इस सिविल वार के कारण ख़त्म हो गई। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको श्रीलंका की मेजोरिटी, मतलब वहाँ मेजोरिटी के बेस पे सरकार बनाई गई। वहाँ पर जो है जो श्रीलंकन तमिल थे, जो तमिल लोग थे
उनको जो है वहाँ पर इग्नोर किया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये सिविल वॉर नहीं होता। चलिए, ये स्टोरी तो हमने आपको बताई श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में भी क्या कहते हैं, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो श्रीलंका में क्या किया गया, तो ये आपको इस स्टोरी में पता चला। अब हम आपको बताएंगे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में किस तरह का मतलब कि किस तरह की सहभागिता की गई। तो सुनिए, द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पथ, बेल्जियन लीडर्स ने एक डिफरेंट पथ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज, उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस को और कल्चर डाइवर्सिटी के अस्तित्व को जो है उन्होंने समझा। बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने 1970 एंड 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट के लिए वर्क किया जिसमें उन्होंने प्रत्येक वर्ग के लिए, मतलब एवरीवन, जो लोग थे वहाँ उनके, वो साथ साथ इसी कंट्री के अंदर रहें। तो द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो जो ये साथ साथ ये जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, ये दूसरी कंट्री से बहुत ही डिफरेंट टाइप का उन्होंने वर्क किया, जो बहुत ही इनोवेटिव था, मतलब बहुत ही इनोवेटिव था। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब यहाँ पर हम आपको बेल्जियन मॉडल के आपको कुछ एलिमेंट्स बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात प्रेस्क्राइब की कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग के लोग होंगे वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और कुछ स्पेशल लॉ जो है वो दोनों, मतलब प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर की मेजोरिटी को सपोर्ट करेंगे। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। अब सेकेंड है इसका, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए जाएंगे, कंट्री के जो 2 रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को। तो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी उसको भी स्वतंत्रता दी गई उसके अधिकारों में। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो ब्रुसेल्स उनकी जो राजधानी कहलाती, कैपिटल थी ये बेल्जियम की, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों जो कम्युनिटीज़ होंगी वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपना कर सकती हैं। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ने ब्रुसेल्स में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई गई। इसको बोलते हैं दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो इस तरीके से जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड की गई, मतलब कि वन लैंग्वेज कम्युनिटी के से बिलोंग करते थे उन लोगों के द्वारा, वो चाहे डच के हों, चाहे फ्रेंच के हों, चाहे जर्मन स्पीकिंग हो, कोई मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। और इस गवर्नमेंट को जो है जो इशूज़ मतलब कि जो कल्चरल इशू हों, चाहे एजुकेशनल इशू हों, चाहे लैंग्वेज इशू हों, उसको रिगार्ड करने के लिए इस गवर्नमेंट को पावर दी गई। तो यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने इस तरीके से ये पाया कि जो बेल्जियन मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये वास्तव में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, मतलब जो लोग वहाँ पर बेल्जियम के लोग थे, लोगों के लिए भी। बट ये जो अरेंजमेंट था हैव वर्कड वेल सो फॉर, जिसने बहुत अच्छा वर्क किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ,
इसने सिविल मतलब कि जो सिविल वॉर को इसने जो है क्या किया, इसने अवॉइड करने में हेल्प की, जो दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में हो सकती थी, एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। और लिंग्विस्टिक लाइन यानी भाषा के रूप में जो कंट्री में लोग रहते थे उसमें एक उसने पॉसिबल डिवीज़न किया। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों ने यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए साथ साथ आई, तो ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल थी उसको जो है हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या कहते हैं श्रीलंका ने किस तरह से सिविल वॉर को फेस किया, और बेल्जियम को ये सिविल वॉर नहीं फेस करना पड़ा क्योंकि उसने सबको इक्वल अधिकार दिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो का वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।